आर कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देखा था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं अगर हमें ज़रूरत हो और हमें लगे कि जो लिखा है वो गलत है। तो पहले पार्ट में हमने ये सब चीज़ें देखी थी, कुछ हिस्ट्री देखी की थी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब उसमें क्या क्या था और प्रेजेंट सिनेरियो में क्या क्या है। तो आज हम लोग एक क्विक ओवरव्यू देखेंगे कि हम इस ओवरऑल पूरे कोर्स में एक तरह से देखें तो क्या पढ़ने वाले हैं और क्या हमारे कितने टोटल जो 22-25 पार्ट्स हैं उसमें क्या क्या लिखा गया है और कौन से आर्टिकल्स उसके अंडर आते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पार्ट 1 जो है हमारा वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूनियन बेसिकली हम लोग इंडिया को बोलते हैं। यूनियन मतलब कि एक अलग अलग स्टेट्स जो हमारी हैं उन सारी स्टेट्स का एक यूनियन, उसे हम नाम देंगे इंडिया या फिर भारत। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत दोनों ही नाम मेंशन्ड हैं। तो यूनियन बेसिकली अब आगे इसके आगे हम जब भी बात करेंगे तो यूनियन का मतलब होगा इंडिया। तो पार्ट 1 जो है हमारा वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और इसके अंदर टोटल हमारे पास 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4। ज्यादातर जब भी कोई पार्ट इंट्रोड्यूस होता है तो उस पार्ट का पहला आर्टिकल जो होता है उसमें डेफिनेशन लिखी होती है। जैसे पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो आर्टिकल 1 जो इसके अंदर होगा उसमें हमारी यूनियन की डेफिनेशन होगी जो मैंने अभी आपको बताई कि यूनियन क्या होता है। यूनियन मतलब अलग अलग जो हमारे स्टेट्स हैं उनका एक समूह, उनका एक यूनियन, उसको हम नाम देंगे भारत। तो ऐसे ही 2, 3 और 4 आर्टिकल्स हैं। हम लोग ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं, एक बार टोटल सारे आर्टिकल्स देख लेंगे, पार्ट्स देख लेंगे क्या होता है। तो पार्ट 2 की अगर बात करें तो पार्ट 2 के अंदर आती है हमारी सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप में है हमारे पास आर्टिकल नंबर 5 टू आर्टिकल नंबर 11। ओके, तो सिटीजनशिप जैसे कि उसके नाम में छुपा है, आपको समझ आ रहा होगा कि इंडिया का सिटीजन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी होती हैं। जैसे आप लोग जितने वीडियो देख रहे होगे मैक्सिमम सारे ही बाई बर्थ इंडिया के सिटीजन हो। तो इस सिटीजनशिप के पार्ट 2 में कहीं ना कहीं एक आर्टिकल ऐसा होगा जिसमें लिखा होगा ऐसा कि अगर आप इंडिया के अंदर जन्म लेते हो तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप बाई बर्थ मिल जाएगी। ऐसे ही अगर कोई फॉरेनर लेना चाहे इंडिया की सिटीजनशिप तो उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करने होंगे, या अलग अलग कंडीशंस में कैसे आप इंडिया के सिटीजन कहला सकते हो, ये लिखा है सब कुछ पार्ट 2 में। इसके लिए हमारे पास आर्टिकल 5 टू 11 है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हार्डली ही इससे कभी कुछ पूछा गया है। हार्डली क्या, कभी नहीं पूछा गया है। पार्ट 3 की अगर बात करें तो पार्ट 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे आपको क्वेश्चन भी आएंगे और यही आपको एटलीस्ट कुछ नहीं भी आता हो तो आपको पता होना चाहिए। पार्ट 3 है हमारा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एग्जाम के लिए भी और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी। आपको पता होना चाहिए कि आपके मौलिक अधिकार क्या हैं। कई बार हमको लगता है कि हमें ऑलरेडी बहुत सारा फ्रीडम है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, बट फिर भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पता ही नहीं है कि आपका राइट है एक। तो फंडामेंटल राइट्स में हम लोग पढ़ेंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब। हाँ, इसके अंदर आते हैं आर्टिकल नंबर 12 टू 35। सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट है। बाद के 1, 2, 33, 34, 35 थोड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेंगे उनको भी। तो यहाँ पे हम सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप मिस मत करना। फंडामेंटल राइट्स की तरह हमें, जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, ऐसे ही पार्ट 4 में सबसे पहले तो हमें कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बारे में बात करी गई है। और इसके बाद हमारे पास है पार्ट 4A
तो जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं ऐसे ही हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करनी चाहिए। ऐसा भी एक पार्ट लिखा गया है यहाँ पर, फंडामेंटल ड्यूटीज। एनीहाउ ये जो है ये है आर्टिकल 36 to 51 और ये है 51A। इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं कि ये आपके मौलिक अधिकार हैं, ऐसे ही संविधान में लिखा है कि जैसे कि हमने आपको मौलिक अधिकार तो दे दिए, अब कुछ ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जो हैं वो लिखे हैं पार्ट 4A में, जिसके अंदर सिर्फ एक आर्टिकल आता है। बेसिकली ये कहता है कि कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, आप नहीं करो तो वो अलग बात है, बट आपको करनी चाहिए। ऐसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो लिखे हैं कि जब भी जैसे अब नए 104 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि इन ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 36 to 51 में लिखे गए हैं ये आपके दिमाग में होने चाहिए जब आप कोई नई पॉलिसी लेके आएंगे, क्योंकि इन प्रिंसिपल्स के अंदर कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स एज ए नेम सजेस्ट ऐसी बातें लिखी हैं जिनमें ये लिखा है सपोज कि आप जब भी कोई लॉ बनाओ तब आपके दिमाग में सोसाइटी का हर सेक्टर होना चाहिए। लाइक अगर हम ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस की बात करें तो जब भी आप कोई लॉ बनाओ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा एडवांटेज नॉर्थ साइड वाले लोगों का वजह साउथ वाले बेचारे ऐसे ही रह जाए। तो एक बात ये हो गई। ऐसे ही आप किसी भी बेसिस पे मतलब डिफरेंसेस ना क्रिएट करो, सबका भला हो, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो इस तरह के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो होने चाहिए कंट्री में, स्पेशली वाइल अमेंडमेंट, ड्यूरिंग द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 4 में लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्ट 4A में लिखा है फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 5 जो है वो अगेन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अभी 5th 6th 7th 8th क्लास में हैं तो आपको 5th 6th क्लास में है तो आपको नहीं पता होगा, बट 7th 8th में है तो ये जो पार्ट है पार्ट 5 यही ऑलमोस्ट आपका पूरा पॉलिटिक्स का शायद से सिविक्स है आपके लैंग्वेज में बोले तो, पॉलिटिक्स का पूरा सिलेबस इसी पार्ट से आता है, द यूनियन। यहाँ पे बात करी गई है प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तो अगले पार्ट में आएंगे जब हम स्टेट्स की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो इस उनकी बात करी गई है पार्ट 5 द यूनियन में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पार्ट 6 की बात करें अगर, तो पार्ट 6 सिमिलर है। जैसे पार्ट 5 में सब कुछ हमने सेंट्रल बात करी है, ऐसे ही पार्ट 6 में सब कुछ स्टेट की बात होगी। यहाँ पे लिखा था ना इंडिया, तो ऐसे ही यहाँ पे स्टेट से रिलेटेड जितनी भी चीज होंगी उनकी बात करेंगे हम लोग। ये आते हैं आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237। यहाँ पे हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर की, गवर्नर की। ऐसे यूनियन में हमने प्रेसिडेंट के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे, पार्लियामेंट की बात करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, सब चीजें जो है वो पार्ट 5 के अंदर आएंगी। पार्ट 5 और पार्ट 6 दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो है ही है। तो पार्ट 5 और पार्ट 6 की काफी सारी वीडियोस बनेंगी, अच्छे से आप देखना और सब कुछ डिटेल में समझना। पार्ट 5 और पार्ट 6 के बाद बात करें पार्ट 7 की, तो पार्ट 7 जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया गया है। ओके, तो पार्ट 7 जो है उसको बहुत जल्दी ऐसा रियलाइज कर लिया गया था कि ये पार्ट किसी काम का नहीं है। तो वैसे तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलते हैं तो एक आर्टिकल को थोड़ा सा बदल दिया या एक आर्टिकल को हटा के उसकी जगह कुछ और लिख दिया, बट यहाँ पर पहली बार और आखिरी बार ऐसा हुआ था कि पूरे पार्ट को ही हटा दिया कॉन्स्टिट्यूशन से। 7th अमेंडमेंट, मतलब आप देख रहे हैं अब कितने सारे बिल आ चुके हैं। 123 में हम 102 104 तक हमने देखा है बदला जा चुका है। तो 7वीं बार 1956 से पता चलता है, मतलब 6 साल बाद ही जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया उसके 6 साल के अंदर ही हमने इसको धक्के मार के निकाल दिया कि आपकी जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप किसी काम के नहीं हो। तो पार्ट 7 हमें पढ़ना नहीं है, बस आप पार्ट 7 से ये याद रख सकते हो कि 7th अमेंडमेंट 1956 में हमने पार्ट 7 रिपील कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्ट 8 की अगर बात करें तो पार्ट 8 में हम लोग बात करेंगे, अब हमने यूनियन की बात कर ली, स्टेट्स की बात कर ली,
तो यूनियन टेरिटरीज की बात कर लेते हैं, उनको क्यों छोड़ दें। तो पार्ट 8 में बात करी गई है यूनियन टेरिटरीज की। ये इसका जो आर्टिकल था, जैसे यहाँ 237 तक है, तो इसमें सिर्फ एक आर्टिकल आता था, वो था 238। तो अब इसके आगे 239 से शुरू होता है, 239 से 242। तो यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो ये भी जनरल नॉलेज और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि अगर वैसे भी हम करंट सिनेरियो भी देखें तो दिल्ली और पौंडीचेरी के अलावा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कहीं पे भी नहीं है यूनियन टेरिटरीज जब पॉलिटिक्स की बात होती है। लाइक लोकसभा या प्रेसिडेंट इलेक्शन ले लें अगर एग्जाम्पल के लिए, तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या होता है कि सारे एमपीज और एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी को इलेक्ट करने के लिए। और जो यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी ऐसे हैं जहाँ के एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, उसके अलावा और किसी भी यूनियन टेरिटरी को ये राइट नहीं है। तो यूनियन टेरिटरी जो है वो उनका होता है सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन नहीं है एज ऑफ नाउ पॉलिटिक्स में, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो ये थे पार्ट 5, 6, 7, 8। ओके, तो पार्ट 9 ए और पार्ट 9 बी ये तीनों एक साथ लेके गए हैं। पार्ट 9 है हमारा पंचायत की बात करेंगे हम लोग, जैसे कि बड़े लेवल पे हमारे पास गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसे ही गांव में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास पंचायत है, कोर्ट का भी काम कर देते हैं पंचायत ही। तो पंचायत के जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 243 से 2430। ऐसा आपको लग रहा होगा बट ऐसा है नहीं, पंचायत के आर्टिकल्स हैं 243 से 243 ओ, ये ओ है इसीलिए थोड़ा चौड़ा बनाया मैंने। तो 243 से 243 ओ जो है वो पंचायत के अंडर आता है। फिर पार्ट 9 ए की बात करें तो म्यूनिसिपैलिटीज हैं यहाँ पे, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये तीनों ही हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं और आपको पता होना चाहिए अगर एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी इन सब की फंक्शनिंग के बारे में। तो पार्ट 9 ए में है म्यूनिसिपैलिटीज, आर्टिकल 243 पी से लेके यहाँ पे 243 ओ पे खत्म हुआ था, तो ओ के बाद पी, 243 पी से 243 जी या जेड जी जो भी आप बोलते हो उसको। तो मतलब पी के हम लोग गए, पी के वाले से और ऐसे पूरा जेड तक गए और उसके बाद फिर ABCD शुरू करी और जी तक आ गए। तो 243 जी में हमारा म्यूनिसिपैलिटीज है। उसके बाद पार्ट 9 बी में है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जी के बाद एच आया, 243 GH से GT तक हम इसको पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पार्ट 9B में। पार्ट 10 की अगर बात करें तो पार्ट 10 में है हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब्स। पार्ट 10 में है हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्राइबल एरिया, ये है हमारा आर्टिकल 244 से 244 ए तक। तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या एरियाज हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के। जैसे अब आप देखते होंगे यहाँ हमारे साथ आम शहरों में या गांव में तो रह नहीं रहे हैं ट्राइब्स के लोग, तो उनका क्या एरिया है, क्यों, क्या उनकी मतलब नेचर है, क्यों ऐसा हुआ कि वो अभी तक इतना एक पिछड़ा वर्ग है, क्यों उन्हें रिजर्वेशन देना पड़ता है, ये सब कुछ तो पार्ट 10 में है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ऑल्दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बट एक बार देख लेंगे। ऐसे ही पार्ट 11 में है हमारे पास रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, कि यूनियन के जितने भी जो भी चीज पढ़ेंगे यूनियन में हम लोग अब तो चला गया पार्ट 5 में, और पार्ट 6 में स्टेट्स, उनके बीच में क्या कैसा रिलेशन बन रहा है, ऑफिशियली क्या क्या दोनों के राइट्स कैसे कैसे बटे हुए हैं, वो सारी चीजें। और बस, तो पार्ट 11 में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो पार्ट 12, 13 और 14 जो है ये सारे थोड़े इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पार्ट 12 जो है हमारा वो है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। बेसिकली ये वाले पार्ट्स जो है वो सारे पेपर वर्क से रिलेटेड हैं कि ये ऐसे ऐसे मतलब डील होगी, ये होगा वो होगा।
तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनेंस की बात करी गई है, प्रॉपर्टीज की बात करी गई है, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट कैसे कर सकते हैं, उन सब चीज़ों की बात करी गई है। ऐसे ही पार्ट 13 भी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन इंडिया। यहाँ पर आर्टिकल्स लिख दिए हैं मैंने, वैसे तो इनको भी याद करने की जरूरत नहीं है, बट बाई चांस अगर किसी को एग्जाम में पेपर हार्ड बनाना होता है तो पूछ लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं तो यही पूछ लेंगे। आप बस इतना याद कर लो कि पार्ट 12 और 13 जैसे जो हैं वो थोड़े से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो ऐसे आ जाता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स कौन से पार्ट में आता है वो बताइए, ऑप्शन दे देंगे आपको 12, 13, 14, 15। तो बस बेसिकली आप याद कर लो कि पार्ट 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स है, इसके अंदर डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट 14 की बात करें तो यूनियन और स्टेट्स के अंदर क्या क्या सर्विसेज हैं उनकी बात करी गई है। ये आता है आर्टिकल 308 से 323। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज के लिए भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। पार्ट 14A में बात करी गई ट्राइब्यूनल्स की, और आर्टिकल है 323A और B। तो ट्राइब्यूनल्स बेसिकली वो लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है कोई डिसीजन लेने की। ये छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है, जैसे कि एक ये पेन है, मैं कहूँ कि ये मेरा पेन है, आप कहो कि नहीं तेरा नहीं है मेरा पेन है, तो हम दोनों लोग जाएं एक तीसरे आदमी के पास कि जज करो भाई आप किसका पेन है, तो वो हो गया हमारा ट्राइब्यूनल, मतलब जिसके पास एक जजिंग अथॉरिटी होती है। ओके, पार्ट 14 के बाद से सारे ही पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो पार्ट 15 जो है वो बात करता है चुनाव की, इलेक्शंस। पार्ट 16 जो है उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस की बात करी गई है। ओके, तो पार्ट 15 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। जो बात करेगा इलेक्शंस के बारे में, इलेक्शंस में खड़े होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे आप जीतते हो या हारते हो ये डिसाइड होता है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या पोस्ट आपको मिलती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इलेक्शंस में। पार्ट 16 में कुछ स्पेशल प्रोविजन है, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी, स्पेशल प्रोविजंस और सर्टेन क्लासेस के रिलेशन इनकी बात करी गई है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट 17 अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और पार्ट 18 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करी गई है, जैसे मोस्ट ऑफ यू जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको अपनी एक नेटिव लैंग्वेज आती होगी हिंदी और इंग्लिश के अलावा, तो ज़्यादातर लोगों को 3 लैंग्वेजेस आती हैं, बट कितनी क्या ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की वो सारी बातचीत करेंगे हम लोग पार्ट 17 में। उसके अलावा पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। इमरजेंसी मतलब कि कोई सपोज हिंदी में बोले तो आपातकालीन स्थिति आ जाए अगर कभी भी, जैसे अभी कोरोना था, ऑल्दो वो कोई इमरजेंसी नहीं थी, बट इंडिया में कब ऐसा हुआ है। चलो ये आपके लिए होमवर्क है इस वीडियो का, कि आपको पता लगाना है कि कब और क्यों इमरजेंसी कॉल करी गई थी इंडिया के अंदर। आपको हिंट दे देता हूं कि उस टाइम हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी जब इमरजेंसी कॉल करी गई थी। तो आपका होमवर्क है, आपको पता लगाना है कि इमरजेंसी किस वजह से कॉल करी गई थी और कब कॉल करी गई थी, और कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो इमरजेंसी होते हैं जब भी कोई मतलब इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, तो सर्टेन जैसे कुछ राइट्स हो गए या कोई भी चीज़ हो गई, जैसे आपका सड़क पे फ्री घूमने का राइट है, तो वो राइट आपका मतलब उस टाइम के लिए इमरजेंसी प्रोविजन लगा के रोक दिया गया कि अभी कुछ टाइम के लिए आपको खुला घूमने की इजाज़त नहीं है। जैसे कोरोना में हुआ था, आप लोगों को बोला गया था चुपचाप घर में बने रहो, बाहर निकले तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। ऑल्दो इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी तब, बट एक तरह से मतलब एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझा दिया कि इमरजेंसी में क्या होता है। कुछ चीज़ें मतलब बंद कर दी जाती हैं, कुछ राइट्स आपके रोक दिए जाते हैं इमरजेंसी के अंदर। इसके बाद उसके बाद एंड एट लास्ट हमारे पास आता है पार्ट 19, जो कि है मिसलेनियस, कुछ ऐसी चीजें जिनको हम किसी कैटेगरी के अंदर नहीं डालते हैं बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनको हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 361 टू 367 को डिटेल में, जब पूरा एक एक करके सारे पार्ट्स पढ़ रहे होंगे।
पार्ट 20 आता है जो हम काफी बार पढ़ चुके हैं, बट इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया क्या क्या कंडीशंस हैं अमेंडमेंट लाने की पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखी है तो देख लेना। लेकिन फिर भी जब हम पार्ट 20 को भी आगे चल के डिटेल में करेंगे, एक ही आर्टिकल आता है इसके अंडर 368। 21 22 अगेन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस की बात करी गई यहाँ पे 69 to 92। और पार्ट 22 को भी हम लोग डिटेल में आगे नहीं पढ़ेंगे, बस आप ऐसे याद कर लो जैसे आपसे कोई पूछ दे अगर एग्जाम में कि शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड पीएस कौन से पार्ट में डिस्कस किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 22 में डिस्कस किया गया है। तो बस, और ये आर्टिकल्स भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें, बस जैसे कि मैंने बताया नॉर्मली याद रख लो कि टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस किस में कहे गए हैं, तो आप कहोगे कि पार्ट 21 में कहे गए हैं। सिर्फ इतना याद कर लेना आप इसके लिए। बाकी इन दोनों को तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही आगे चल के, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ऐसी संभावना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अपना होमवर्क करके लेके आएंगे, जिसमें दोबारा रिपीट कर देता हूँ। होमवर्क का क्वेश्चन आपको बताना है कि कब हमारे कंट्री में, इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई थी और क्यों लगाई गई थी। और एक लकी विनर जीत सकता है, कुछ भी नहीं। तो बस आपको होमवर्क करके लाना है और कमेंट्स में पोस्ट करना है अपना आंसर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल की सारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल भी लाइक कर, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।